हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। इसी आपकी पढ़ाई लिखाई की तैयारी में को और अधिक सुंदरता प्रदान करने के लिए मैं एक जीएस की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आपके सामने आया हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह बहुत ही आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि आज का अपना शानदार सा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है पहला क्वेश्चन आपका, और बहुत ही निराला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेनानी को काकोरी कांड में सजा हुई। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर चौथा है बटुकेश्वर दत्त। ये भी क्या अपने आप में एक व्यक्तित्व थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे हुए हैं, कि भारत की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता के लिए इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी कवि ने बहुत बढ़िया कहा है कि मुझ में और तुझ में बस फ़र्क है इतना, तुम्हें जीना नहीं आया मुझे मरना नहीं आया। तो देखिए इसमें क्या है कि काकोरी कांड में इसमें से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो पहला करा भगत सिंह जी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा चंद्रशेखर आज़ाद जी, ऑप्शन नंबर चौथा करा बटुकेश्वर दत्त जी। तो निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी कांड में सजा मिली हुई थी। तो देखिए जो आपका काकोरी कांड था, जो आपका काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ, ये कब हुआ आपका, तो 9 अगस्त 1925। कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ। इसके पीछे का कारण क्या था कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब इन्हें लगा कि अंग्रेज़ों से हमें युद्ध करना है, क्या करना है, युद्ध करना है, तो भैया युद्ध करना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अस्त्र शस्त्र न रहना चाहिए उस हिसाब से जैसे अंग्रेज़ों के पास है। और वह फ्री में तो मिलेगा नहीं, चाहिए क्या पैसा, आपको चाहिए क्या रुपया चाहिए, जिससे कि आप अन्य वस्तुओं का प्रबंध कर सकें। अब ये पैसा पाएंगे कहाँ, इनको जो है फंडिंग होगी कहाँ। तो जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनमें का एक गुट क्या कि एक इन लोगों की योजना बनाई कि क्यों ना हम लोग जो है ट्रेन को लूटते हैं, उसमें से हम लोग जो है जो सरकारी खजाना जा रहा है उससे हम लोग धन इकट्ठा करके अपने आवश्यकता की वस्तुएं खरीद के हम लोग अपने संग्राम को, अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तारीख आती 9 अगस्त 1925 और लखनऊ के पास एक काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहीं पर सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को जो है रोक कर लूटा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो 4 अभियुक्त मुख्य रूप से थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, उनमें कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उसमें थे कौन, रोशन सिंह जी थे, उसमें थे राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां जैसे व्यक्ति इसमें थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इसमें एक और थे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि बच गए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को इस काकोरी कांड में सजा हुई थी। और बात किया जाए राम प्रसाद बिस्मिल जी की, तो इन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दे दिया गया था। और तारीख रहती है 19 दिसंबर 1927 जब इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी जाती है गोरखपुर की जेल में। दूसरे जिसमें अभियुक्त बनाए गए रोशन सिंह जी, इनको फांसी दी जाती इलाहाबाद में। और फिर राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी को गोंडा की जेल में फांसी दे दी जाती है और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो पहले का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी कांड में निम्नलिखित ऑप्शन के अनुसार सजा मिली हुई थी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कानपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा इलाहाबाद, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा लाहौर। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, यह आपको बताना है। अगर शॉर्ट की बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपका HSRA। क्या हो जाएगा, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, आपका HRA और HSR में कन्फ्यूजन होता है। दोनों की स्थापना की बात किया जाए तो अलग अलग जगह पर हुई थी। बहरहाल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो भैया इसकी अगर हम लोग बात क्या करें, किसकी, HSRA,
तो आपकी सन होता है 1928। क्या सन होता है? 1928। और 1928 के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की जाती है। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि दिल्ली। और दिल्ली का क्या हो जाएगा? फिरोज शाह कोटला मैदान। तो यहाँ किसके द्वारा की जाती है? चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा की जाती है। जियो तिवारी जनेऊधारी। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? ऑप्शन नंबर पहला करा 1907 में, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1916 में, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1929 में, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 1924 में। तो कांग्रेस में जो इसके दल में विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल में, इसका विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, वह किस वर्ष हुआ, यह आपको बताना है। अच्छा, गरम दल और नरम दल का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आपकी संस्था है कांग्रेस, उसमें कुछ व्यक्तियों का, एक समुदाय का, एक संगठन का, कुछ लोगों का मानना था कि जो हमारी मांगे हैं, उन व्यक्तियों का मानना था कि जो हमारी मांग है उसको हम लोग याचना प्रार्थना के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत से प्राप्त करेंगे, एक सरलता के माध्यम से प्राप्त करेंगे। वहीं कुछ उग्र विचारधारा के लोग थे, वो कह रहे थे कि जो ब्रिटिश हुकूमत है ये ठिठरई PhD की हुई है और बिना इनको कूटे और बिना इनके साथ गर्मा गर्मी किए हमारी बातों को मानने वाले नहीं हैं। यहीं पर जो विचारधारा दो हुई, यहीं पर दो आपके जो है दो दल बन गए, नरम दल और गरम दल के नाम से जिन्हें जाना गया। नरम दल की बात किया जाए तो इसके जो अध्यक्ष थे वे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जबकि अगर गरम दल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। और कब देखा जाए कि इनमें विभाजन कब हुआ, दोनों दो भाग में कब बट गई, तो बात करते हैं 1907 की। अगर कब? 1907। और 1907 में अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 के अंतर्गत, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस जी अध्यक्षता कर रहे थे 1907 में सूरत अधिवेशन की। तो इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत ही क्या हुआ था कि सूरत में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई। अच्छा, काफ़ी समय तक तो ये लोग अपने अलग अलग विचारधारा को लेकर रहे, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि जो ये गरम दल और नरम दल में जो इनके विचारों में अलगाव है, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत उठा रही है। और अब क्योंकि इनका दोनों का उद्देश्य क्या था? एक ही था, भारत को आज़ादी दिलाना। तो 1916 में हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन, और अध्यक्षता कर रहे थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार जी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1916 में। और इसी 1916 में कांग्रेस के जो दो आपके अलग हो गए थे दल, गरम दल और नरम दल, ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अगर 1929 की बात करें, ऑप्शन नंबर तीसरे की, तो 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। कहाँ, कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर चौथे की 1924, तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं, और यह हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, वह हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलते हम लोग आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखा जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। कह रहा श्वेत कमीशन की संज्ञा दी जाती है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। श्वेत कमीशन की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला करा रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर दूसरा करा सैंडलर कमीशन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा साइमन कमीशन, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसमें बताना कि एक ठो ऐसा कमीशन था जिसको कि जो है श्वेत कमीशन की संज्ञा दी जाती है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें कि इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि साइमन कमीशन। क्या बन जाएगा? साइमन कमीशन का सही जवाब बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा क्यों दी गई, अब इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो जो 1919 का अधिवेशन था, कब का? 1919 का अधिनियम जो था, 1919 का जो अधिनियम था, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, इसमें यह व्यवस्था की गई कि भारत की जो उत्तरदायी सरकार है उसके प्रगति के कार्य की समीक्षा हेतु
10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग साइमन कमीशन जो आया, इसको आना था 1931 में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि साइमन कमीशन 1928 में आके मर जाता है भारत में। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली बात, इस समय के पहले आ गए, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि इसमें जो भी जितने भी सदस्य थे, 60 सदस्य इसमें थे साइमन कमीशन में, और 60 के साथ क्या थे, ब्रिटिश हुकूमत से संबंधित लोग थे, अंग्रेज थे। इसी बात को लेकर के जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए जाने लगे, और क्या हुआ कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन आदि होने लगा। यही साइमन कमीशन था जहाँ पर जो है इसका विरोध लाहौर में करवा रहे थे लाला लाजपत राय जी, और पुलिस की लाठियों से उनको जो है चोट आ जाती है, जिससे उनके बाद में मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन को जो है श्वेत कमीशन की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर, आइए उससे भी रूबरू होते हैं। और कह रहा कि न्यू इंडिया के संपादक थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा गणेश शंकर विद्यार्थी जी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बाल गंगाधर तिलक। न्यू इंडिया के संपादक कौन थे? और न्यू इंडिया और इसी के साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पत्र होता है जिसका नाम था यंग इंडिया। इन दोनों के नाम में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक इनका नाम देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि न्यू इंडिया के संपादक कौन थे। तो देखिए, अगर बात किया जाए महात्मा गांधी जी की, तो यंग इंडिया से संबंधित हो जाते हैं कौन, महात्मा गांधी जी। लेकिन अगर न्यू इंडिया की बात करें जो इससे संबंधित हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट जी। कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट जी हो जाएंगी, न्यू इंडिया से संबंधित हो जाएंगी। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बात करें, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप नामक पत्रिका का संपादन करते थे, तो यहाँ से हो जाएंगे प्रताप। और बाल गंगाधर तिलक जी मराठा का जो है केसरी और मराठा जैसे पत्रों का संपादन करते थे। चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा उपसौर की घटना कब होती है। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन जियोग्राफी का। उपसौर की घटना कब होती है, यानी पेरीहेलियन की घटना कब होती है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 21 जून, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका 23 सितंबर। तो उपसौर की घटना कब होती है, यह आपको बताना। देखिए, उपसौर और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द हो जाता है जिसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। उपसौर मतलब क्या और अपसौर मतलब क्या होता है, वो देखते हैं हम लोग। उपसौर मतलब क्या होता है कि जो धरती है, धरती और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो सबसे कम हो जाती है। कब, साल में एक दिन होती है। किस दिन होती है आपकी, 3 जनवरी को। और अगर बात करें कि उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वह भी वर्ष में एक ही बार होती है, उसको नाम दिया जाता है अपसौर का। तो यहाँ पे उपसौर की बात कर रहा है, यानी कि क्या, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किस तारीख को सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि 3 जनवरी को आपके धरती और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, जिसे उपसौर की घटना के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहा है कि चलो ठीक है, उपसौर तो मान लिए कि 3 जनवरी को मना होता है, लेकिन अगर अपसौर की बात करें तो यह भी बता दें कि अपसौर की घटना कब होती है। तो याद रखिएगा 4 जुलाई। कब, 4 जुलाई को प्रतिवर्ष अपसौर की घटना होती है। 21 जून क्या है, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है। चलते हैं हम लोग आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है भैया, तो इसमें से बताना है ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, यानी उपग्रह के मामले में कौन सा प्लैनेट है जो रिच है, जो एक अमीर है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है बुध, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा मंगल, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा शनि, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बृहस्पति। तो बुध के पास तो कोई उपग्रह है नहीं, मंगल के पास है, और इसमें जो फेमस हो जाते हैं वे आपके हो जाते हैं कौन, फोबोस और डिमोस। अगर बात करें सर्वाधिक उपग्रह किसके पास हैं, किस प्लेनेट के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो हो जाएगा कौन सा आपका सैटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, शनि हो जाएगा।
और शनि की अगर बात करें तो इसके पास जो टोटल उपग्रह की संख्या अभी तक ज्ञात है वो 82 है। कितनी है? 82 है, यानी कि 82 उपग्रह देखने को मिलते हैं। अगर जुपिटर की बात करें, गुरुदेव की बात करें, बृहस्पति देव की अगर बात करें, तो जुपिटर के पास जो हमको देखने को मिलता है उपग्रह, ये 79 देखने को मिलता है। इस आधार पर अगर हम लोग बात करें, जो हमारा सोलर सिस्टम है और उसके अंतर्गत जो प्लेनेट हैं, इनमें जो उपग्रह सबसे ज़्यादा जिसके पास वो हो जाएगा शनि। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और आज का अपना शानदार सा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा सोन नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा गोदावरी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा गोकक नदी। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर, यह आपको बताना है। तो देर ना करते हुए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और यह आपको कहाँ देखने को मिलता है? यह आपके गोवा में देखने को मिलता है दूध सागर जलप्रपात, और यह आपकी मांडवी नदी पर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है भैया? मांडवी नदी पर देखने को मिलता है आपका दूध सागर जलप्रपात। चैनल को साथियों सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे लाइक भी करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन से सारे आपके सामने। कह रहा पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर पहला करा कैनबरा, ऑप्शन नंबर दूसरा करा लिस्बन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नूर संतारा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा हरारे। तो जो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर ऑप्शन नंबर पहले की बात करें कैनबरा, तो कैनबरा तो हो जाती है भैया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। इतना तो पता है किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है कैनबरा। नूर संतारा की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है नूर संतारा। ठीक है। हरारे की बात करें तो जो न्यूजीलैंड है, कौन सा? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? हरारे हो जाती है। और लिस्बन किसकी हो जाती है? तो लिस्बन हो जाती है पुर्तगाल की। किसकी? पुर्तगाल की जो राजधानी हो जाती है आपकी लिस्बन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बिहार, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा ओडिशा। सोनपुर के मेलावा में धनिया है रैनी, ए दरोगा बाबू खोज दी ही धनिया हमार। प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बिहार, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा ओडिशा। तो देखिए, जो सोनपुर मेला है यह लगता है आपका बिहार में। कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। और यह मुख्य रूप से पशुओं पर आधारित मेला हो जाता है। अब तो खैर उतने पशु वगैरह नहीं रहे, लेकिन पहले क्या था, प्राचीन काल में यह पूरी तरीके से पशुओं पर आधारित मेला देखने को मिलता था। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके आगरा में जो बटेश्वर मेला, यह भी आपके पशुओं पर आधारित रहने वाला प्रसिद्ध मेला था। तो अगर सोनपुर मेला की बात करें तो ये आपके बिहार के अंतर्गत का प्रसिद्ध मेला देखने को मिलता है। चलो भैया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा गोल क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा मोटे अनाज से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आलू से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा टमाटर से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा दुग्ध उत्पादन से। तो भैया मोटे अनाज मतलब क्या? ज्वार बाजरा ये सब। ठीक है। तो इससे जो संबंधित क्रांति हो गई थी उसको कहते थे मूक क्रांति। कौन सी? मूक क्रांति के नाम से जाना जाता था, मोटे अनाज के उत्पादन से। ठीक है, मूक क्रांति। कहाँ गए भाई? ठीक। और अगर बात करें दूध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हो जाती है, तो श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति आपकी संबंधित थी, व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित हो जाती है आपकी दूध उत्पादन से। और गोल क्रांति का संबंध हो जाता है किससे? आलू उत्पादन से। किससे हो जाता है? आलू उत्पादन से हो जाता है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। चलो चलते हैं आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12वें पर। और क्वेश्चन नंबर 12वां क्या फरमा रहा है, इससे भी रूबरू हो। ऑप्शन नंबर 12वां करा कि ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करा कि डायोप्टर में, ऑप्शन नंबर दूसरा करा डेसिबल में, ऑप्शन नंबर तीसरा करा इलेक्ट्रोमीटर में, ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो भैया ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? देखो, हर एक ध्वनि की क्या होती है? तीव्रता होती है। हम आप बात करेंगे उसकी अलग तीव्रता होती है। कोई प्रेम मोहब्बत से बात करता है, धीरे धीरे बात करता है, उसकी तीव्रता अलग होती है।
कोई चिल्ला के लड़ाई करके बात करता है उसकी तीव्रता अलग होती है, कोई लाउड स्पीकर में चिल्लाता है तीव्रता अलग होती है, गांव में डीजे बजता है, नागिन डांस होता है, उसकी तीव्रता अलग होती है। हर एक चीज़ का क्या है कि एक पैमाना बना हुआ है। तो जो ध्वनि की तीव्रता नापते हैं किस में नापते हैं, अगर डायोप्टर की बात करें तो डायोप्टर में तो भैया लेंस की क्षमता मापते हैं। क्या नापते हैं? लेंस की क्षमता नापते हैं डायोप्टर में। और ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो ये डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। लैक्टोमीटर में क्या नापते हैं? नया चीज़ मिल गया। लैक्टोमीटर क्या है? तो भैया देखो जो दूध होता है, क्या दूध है, जो दूध की शुद्धता नापते हैं वो नापते हैं लैक्टोमीटर में। क्या नापते हैं? लैक्टोमीटर में नापते हैं दूध की शुद्धता। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन को क्या है, प्रैक्टिस करना है और पेपर में उड़ाना है ऐसे क्वेश्चन को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है 30 मई, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है 1 मई, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 1 जून, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है 5 जून। तो विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाते हैं, यह आपको बताना है। तो भैया देखो जो सही जवाब हो जाएगा वह बन जाएगा क्या? 1 मई। क्या बन जाएगा? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून की बात करें क्या हो जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 5 जून को, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे कह रहा सरसों किस ऋतु की फसल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा रवि, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा खरीफ, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा जायद, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो देखो भैया जो गांव घर का व्यक्ति है, ठीक है, खेती किसानी करता है, वो तो बढ़िया जान रहा है कि रवि जायद और खरीफ क्या होती है। लेकिन जो है शहरी बाबू हैं वो कहाँ जानेंगे कि कौन सा जो है रबी की फसल होती है, कौन सी खरीफ की फसल होती है ना। तो देखो सरसों किस ऋतु की फसल है ये आपको बताना है। तो इसको क्या किया गया, फसलों को समय के अनुसार उनमें क्या किया गया है कि अलग अलग में बांट लिया गया है, ठीक। तो रबी की फसल कौन सी होती है? तो जो फसल आपकी जो है नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है ये होती है आपकी रबी की फसल, यानी कहा जाता है शीतकाल में जो आपकी लगाई जाती है। और आपकी जो फसल जून या जुलाई में लगाई जाती है इसको कहते हैं खरीफ की फसल। और जो बीज की समयावधि है जो इसमें लगाते हैं इसको कहते हैं जायद की फसल। तो जो सरसों है, सरसों हो गया आपका आपका जो है आलू हो गया, है ना, ये क्या हो जाता है, यह सब आपका हो जाता है रबी की फसल। कौन सी हो जाती है? रबी की फसल के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा रबी की फसल, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर पहला करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा भीमराव अंबेडकर साहब, या ऑप्शन नंबर चौथा करा राजीव गांधी। तो भैया इसका जो सही जवाब होगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए मुझे। आपके चेहरे की मुस्कान सदैव यूं ही बनी रहे और आपकी तैयारी एक बढ़िया से बढ़िया लेवल पर होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।